नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य चिंतन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अरस्तू का त्रासदी सिद्धांत। इससे पहले वीडियो में हम अरस्तू का अनुकरण सिद्धांत और अरस्तू का विरेचन सिद्धांत पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे अरस्तू के त्रासदी सिद्धांत पर। नाटक के दो भेद माने जाते हैं। पहला है कामदी यानी कॉमेडी और दूसरा है त्रासदी यानी ट्रेजेडी। कामदी में सुखद घटनाएं होती हैं और इन घटनाओं का अंत भी सुखद होता है, जबकि ट्रेजेडी यानी त्रासदी में दुखद घटनाएं होती हैं और उन घटनाओं का अंत भी दुखद होता है। यानी कि वह नाटक जिसमें दुखपूर्ण घटना हो और उसका अंत भी दुखद हो उसे त्रासदी यानी ट्रेजेडी कहते हैं। त्रासदी में मुख्य रूप से दो भाव रहते हैं, करुणा और भय। ट्रेजेडी के इन्हीं भावों के द्वारा मनोविकारों का विरेचन होता है। अरस्तु से पहले त्रासदी के बारे में प्लेटो ने भी अपने विचार प्रकट किए हैं। आदर्श त्रासदी को वे उच्चतम एवं शालीनतम जीवन की अनुकृति मानते हैं। यानी कि जो आदर्श पूर्ण जीवन है, जो उच्च विचारों वाला जीवन है, उसी की अनुकृति त्रासदी है। किसी त्रासदी के द्वारा त्रासदीकार समाज का कल्याण करता है। उन्होंने यह भी कहा है कि त्रासदी त्रास और करुणा के भाव जागृत करती है। उनका विचार था कि क्रोध, भय, द्वेष आदि भाव त्रासदायक हैं, यानी कि भय मूलक हैं, लेकिन ये सुख भी दे सकते हैं। प्लेटो का कथन है कि विलाप में भी आनंदानुभूति होती है। वे कहते हैं त्रासदी उदात्त नायक के माध्यम से उदात्त की ओर बढ़ने का प्रयत्न है। प्लेटो के बाद अरस्तु ने त्रासदी पर गंभीर एवं विस्तृत विवेचन किया है। उन्होंने न केवल त्रासदी की परिभाषा दी है, अपितु उसके तत्वों तथा रूपों पर भी प्रकाश डाला। त्रासदी की परिभाषा देते हुए अरस्तु ने कहा है, त्रासदी किसी गंभीर, सतहपूर्ण तथा निश्चित आयाम से युक्त कार्य की अनुकृति का नाम है, जिसका माध्यम नाटक के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न रूपों से प्रयुक्त सभी प्रकार के आभूषणों से अलंकृत भाषा होती है, जो समाख्यान के रूप में ना होकर कार्य व्यापार के रूप में होती है, और जिसमें करुणा तथा त्रास के उद्रेक द्वारा इन मनोविकारों का उचित विरेचन किया जाता है। यानी कि इसमें किसी घटना की मुख्य मुख्य बातें नहीं होती, बल्कि वह कार्य व्यापार के रूप में होती है, और वह घटना करुणा और त्रास के भावों को उद्रेक करके, यानी कि उन भावों को मन में जगाकर फिर उनका उचित विरेचन करती है, यानी कि उन मनोविकारों को निकाल देती है। ये हमने विरेचन सिद्धांत में भी पढ़ा है, उसे त्रासदी कहते हैं। उसके बाद एटकिंस विद्वान हैं जिन्होंने त्रासदी की परिभाषा दी है। वह कहते हैं वह दुखांतक रचना जिसमें उद्वेगपूर्ण घटनाओं से विचारों का परिमार्जन किया जाता है, वह त्रासदी कहलाती है। यानी कि वह कहते हैं वह दुखांतक रचना, जिस रचना का अंत दुखपूर्ण हो, उद्वेगपूर्ण घटनाओं से, यानी कि उसमें ऐसी घटनाएं रहती हैं जो त्रास और करुणा के भावों को उद्वेलित कर देती हैं, जगा देती हैं। चिंता, परेशानी, व्याकुलता आदि भावों को जगा देती हैं। घटनाओं से विचारों का परिमार्जन किया जाता है, यानी कि विचारों को सुधारा जाता है, उनको स्वच्छ किया जाता है, यानी कि उनका विरेचन हो जाता है। वह त्रासदी कहलाती है। इन सभी परिभाषाओं से पता चलता है ऐसी घटना जिसमें करुणा और त्रास के भाव मुख्य रूप से रहते हैं, उन भावों का उद्वेग करके, यानी कि उन भावों को पूर्णतः जगाकर उन मनोविकारों को स्वच्छ किया जाता है, सुधारा जाता है, ऐसी रचना त्रासदी कहलाती है। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं त्रासदी के तत्व। त्रासदी के 6 तत्व हैं। पहला तत्व है कथानक, दूसरा है चरित्र चित्रण, तीसरा है पदावली, चौथा है विचार तत्व, पांचवा है संगीत और छठा है दृश्य विधान। त्रासदी का सबसे महत्वपूर्ण तत्व या अंग कथानक है। यह त्रासदी की आत्मा है। कथानक से अरस्तु का अभिप्राय था घटनाओं का कलात्मक अभिन्यास। इसके लिए अरस्तु ने तर्क दिए हैं। वे कहते हैं त्रासदी कार्य तथा जीवन की अनुकृति है। इस अनुकृति में कार्य व्यापार की ही प्रमुखता रहनी चाहिए। बिना कार्य व्यापार के त्रासदी नहीं हो सकती, बिना चरित्र चित्रण के हो सकती है। अरस्तु कथानक और चरित्र चित्रण को परस्पर आश्रित मानता है, यानी कि कथानक और चरित्र चित्रण एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। अरस्तु का मानना है कि त्रासदी व्यक्ति की अनुकृति नहीं है, बल्कि वह उसके कार्य और जीवन की अनुकृति है। जीवन कार्य व्यापार का ही नाम है, इसलिए जीवन के अनुकरण में कार्य व्यापार प्रमुख होता है। कार्य या घटनाएं ही त्रासदी का साध्य है। यानी कि त्रासदी लिखने का उद्देश्य जीवन की घटनाएं और कार्य को चित्रण करना है। उनका मानना है कि जब कार्य व्यापार का चित्रण किया जाता है तो चरित्र चित्रण उसके साथ ही आ जाता है। कार्य व्यापार के बिना त्रासदी नहीं हो सकती।
चरित्र चित्रण के बिना हो सकती है, ये अरस्तु का मानना है। लेकिन आगे चलकर अरस्तु का यह दृष्टिकोण आलोचकों को मान्य नहीं हुआ, क्योंकि किसी भी घटना में कथानक के साथ चरित्र चित्रण का भी समान महत्व रहता है। अरस्तु के दृष्टिकोण के पीछे चाहे कुछ भी हो, लेकिन फिर भी हमें यह तो मानना ही पड़ेगा कि अरस्तु त्रासदी में पात्रों को भी आवश्यक मानते हैं। जिस घटना या जिस कार्य व्यापार के इर्द गिर्द पूरी कथा घूमती है उसे ही कथानक कहा गया है। कथानक किसी भी त्रासदी की आत्मा है, उसकी धुरी है, उसका आधार है। कथानक के बगैर त्रासदी नहीं हो सकती। उसके बाद है कथानक के भेद। कथानक के भेद दो आधारों पर किए गए हैं, एक विषय के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। विषय के आधार पर 3 प्रकार के कथानक होते हैं। पहला दंत कथा मूलक कथानक, दूसरा कल्पना मूलक कथानक और तीसरा है इतिहास मूलक कथानक। पहला है दंत कथा मूलक कथानक। दंत कथाएं वो होती हैं जो आम लोगों में प्रचलित कहानियां कथाएं होती हैं, जिनका कोई लिखित प्रमाण नहीं होता, यानी कि वे सुनी सुनाई कथाएं। दूसरा है कल्पना मूलक कथानक। यह कथा केवल रचनाकार की कल्पना पर आधारित होती है। तीसरा है इतिहास मूलक कथानक। इसमें रचनाकार जिन घटनाओं को त्रासदी का विषय बनाता है वो ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं, ऐतिहासिक सरल घटनाएं जिनके ऊपर ट्रेजेडी लिखी जाती है। इन तीनों भेदों में से अरस्तु ने दंत कथा मूलक को अधिक महत्व दिया है। कल्पना मूलक और इतिहास मूलक कथाओं को भी त्रासदी का आधार बनाया जा सकता है, लेकिन दंत कथाओं को इसलिए विशेष महत्व देते हैं क्योंकि इनमें सत्य और कल्पना के समन्वय का अवसर रहता है, क्योंकि उनमें कुछ सत्य भी होता है और साथ में कल्पना भी होती है। अरस्तु का मानना है कि कथानक इतना लंबा भी नहीं होना चाहिए कि वह याद ना रखा जा सके और इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि सामाजिक के मन में यानी कि दर्शक के मन में उसका रूप ही स्पष्ट ना हो सके। कथानक ऐसा होना चाहिए जिसमें जीवन का चक्कर एक बार पूरी तरह से घूम जाए। नंबर 2 पे है रचना के आधार पर कथानक के भेद। रचना के आधार पर भी कथानक के 2 भेद बताए गए हैं, सरल कथानक और जटिल कथानक। सरल कथानक वो होता है जो कार्य व्यापार उपयुक्त अर्थ में एक और अविच्छिन्न हो, एक जिसके अंदर एक ही कथा रहती है, जिसमें स्थिति विपर्य और अभिज्ञान के बिना ही भाग्य परिवर्तन हो जाता है। स्थिति विपर्य जिसमें पहले की बजाय स्थिति बिल्कुल विपरीत हो और जिसमें विशेष ज्ञान यानी कि सत्य के ज्ञान के बिना ही भाग्य परिवर्तन हो जाता है, वो होता है सरल कथानक। दूसरा है जटिल कथानक। जटिल कथानक का आधार होता है जटिल कार्य व्यापार। जटिल कार्य व्यापार वह है जहां यह भाग्य परिवर्तन स्थिति विपर्य या अभिज्ञान अथवा दोनों के द्वारा घटित होता है, यानी कि जहां पहले से विपरीत परिस्थितियों के कारण भाग्य परिवर्तन होता है, जिसमें सत्य का ज्ञान होता है, या फिर घटना के अंदर दोनों होते हैं, दोनों के द्वारा ही घटना घटित होती है, वो होता है जटिल कथानक। जटिल कथानक में कथानक अनेक मोड़ लेता हुआ और उसमें एक से अधिक छोटी प्रासंगिक कथाएं रहती है। जटिल कथानक के 3 अंग बताए गए हैं। पहला है महान त्रुटि, दूसरा है स्थिति विपर्य, तीसरा है अभिज्ञान। महान त्रुटि यानी कि अज्ञानता के कारण भूल, अनजान में की गई भूल। इसके बारे में विद्वानों में अलग अलग विचार हैं। अरस्तु कहता है महान त्रुटि का मतलब किसी तथ्य या परिस्थिति के कारण हुई भूल है। महान त्रुटि को अंग्रेजी में एरर ऑफ जजमेंट कहा गया है। इसके अंदर कथा का नायक परिस्थितियों के वशीभूत होकर अनजाने में ही कोई भूल कर बैठता है, यानी कि अनजाने में की गई अज्ञानता के कारण की गई भूल, उसी को महान त्रुटि कहा गया है। दूसरा है स्थिति विपर्य। स्थिति विपर्य का मतलब है विपरीत परिस्थितियां। यह भी जटिल कथानक में होती है जब कथानक में नायक की इच्छा के विपरीत अचानक कोई घटना घट जाती है, तब स्थिति विपर्य की स्थिति पैदा होती है। ट्रेजेडी में नायक की इच्छा के विपरीत अचानक घटी हुई घटना को ही स्थिति विपर्य कहा गया है। तीसरा है अभिज्ञान। अभिज्ञान यानी कि कोई विशेष ज्ञान या सत्य का ज्ञान। अभिज्ञान शब्द से स्पष्ट है कि उसमें अज्ञान की ज्ञान में परिणति का भाव निहित होता है। अभिज्ञान का अर्थ होता है कोई विशेष ज्ञान या सत्य का ज्ञान। अज्ञान की ज्ञान में बदलाव, ज्ञान की ओर झुकाव, यानी कि प्रौढ़ता का भाव इसके अंदर समाहित होता है, निहित होता है। अभिज्ञान का मतलब है सत्य का ज्ञान। ये भी जटिल कथानक का अंग है। इसके बाद हम देखते हैं कथानक के मूल गुण। कथानक के 6 मूल गुण हैं। पहला है एकान्विति। एकान्विति का अर्थ है कि घटना जुड़ी हुई होनी चाहिए, घटना एक होनी चाहिए।
यानी कि घटना के सभी अंग इस तरह से जुड़े हुए होने चाहिए कि यदि एक को भी अपनी जगह से हटा दिया जाए तो पूर्ण की पूर्ण घटना विखंडित हो जाए, पूर्ण की पूर्ण घटना अस्त व्यस्त हो जाए। अरस्तु के अपने शब्दों में ऐसे कार्य व्यापार को कथानक की धुरी बनाना चाहिए जो सही अर्थ में एक है। इसका अभिप्राय यह है कि इसकी संघटना ऐसी होनी चाहिए कि अगर एक अंग को भी अपनी जगह से इधर उधर करें तो सर्वांग ही छिन्न भिन्न और अस्त व्यस्त हो जाए। दूसरा है पूर्णता। त्रासदी ऐसे कार्य की अनुकृति है जो समग्र एवं संपूर्ण हो, यानी कि जिसके अंदर पूर्णता हो और जिसमें एक निश्चित विस्तार हो, क्योंकि ऐसी पूर्णता भी हो सकती है जिसमें विस्तार का अभाव हो। पूर्णता का मतलब है कि कथा का आदि यानी कि कथा की शुरुआत ऐसी होनी चाहिए कि पाठक के मन में जिज्ञासा पैदा हो जाए कि आगे क्या होगा, आगे उस कथा को जानने की उसके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। और उसका मध्य यानी कि बीच का भाग ऐसा होना चाहिए कि पाठक के मन को आदि वाले भाग से भी और उसके बाद क्या होगा, उसका अंत क्या होगा, उससे एक तंतु की भांति उसके मन को जोड़कर रखे। यानी कि पूरी की पूरी कथा एक फूलों में गुंदी हुई माला के समान होनी चाहिए। और कथा का अंत ऐसा होना चाहिए कि उसके अंत को देखने के बाद पाठक के मन में यह जिज्ञासा ना रहे कि कुछ छूट गया है, उसकी जिज्ञासा बिल्कुल शांत हो जानी चाहिए। कथानक का तीसरा गुण है संभाव्यता। अरस्तु का कहना है कि संभाव्यता कथानक का आवश्यक गुण है। कवि का कर्तव्य कर्म जो कुछ हो चुका है उसका वर्णन करना नहीं है, वरन जो हो सकता है, जिसकी संभावना है या आवश्यकता है, उसका वर्णन करना भी है। कथानक में ऐसी घटनाएं होनी चाहिए जो घट सकती हों। अरस्तु का मत है कि अत्यधिक चमत्कार और कौतूहल कथानक में पैदा करने के लिए अति मानवीय तत्वों का सहारा लेना उचित नहीं है। जैसे वो उदाहरण देते हैं कि यदि कोई त्रासदीकार यानी कि यदि कोई त्रासदी लिखने वाला दुष्ट और पापी व्यक्ति को दंडित करने के स्थान पर अचानक उसको पुरस्कार दिलवाता है तो वह कथानक निश्चय ही आदर्श नहीं माना जाएगा, बल्कि हम उसे असंभाव्य कहेंगे। इस तरह संभाव्यता का होना भी कथानक का आवश्यक गुण है। चौथा गुण है कौतूहल। कौतूहल जिज्ञासा को कहते हैं। किसी भी बात को जानने की तीव्र इच्छा को कौतूहल कहते हैं, यानी कि जिज्ञासा। अरस्तु का विचार था कि कथानक अपने आप में इतना समर्थ और गोचर होना चाहिए कि वह सामाजिक के कौतूहल का पूर्ण परितोष कर सके। अरस्तु ने कहा है कि कथानक अपने आप में समर्थ होना चाहिए और गोचर होना चाहिए, यानी जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा संभव हो वैसा होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए जो एक सामाजिक यानी कि एक पाठक के जिज्ञासा को पूर्ण रूप से तृप्त कर सके, उसको शांत कर सके। अरस्तु का मानना है कि यदि किसी कथानक में कौतूहल करने की शक्ति नहीं है तो वह कथानक पाठक के द्वारा आस्वादन करने योग्य नहीं है। कथानक का पांचवा गुण है सहज विकास। कथानक के विभिन्न अंगों का विकास सहज रूप में होना चाहिए। कथानक की घटनाएं जब एक दूसरे का सहज परिणाम होती हैं, तभी पाठक या श्रोता का मन उन्हें अनायास ही ग्रहण कर सकता है। सभी घटनाएं एक दूसरे से संबंध होनी चाहिए और कथानक की गति सहज रूप से आगे बढ़नी चाहिए। यांत्रिक अवधारणा के द्वारा कथानक को बलपूर्वक मोड़ देना प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता। यानी कथानक का विकास, कथानक का बहाव, उसकी गति सहज रूप से होनी चाहिए, स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए। कथानक का 6वां और अंतिम अंग है साधारणीकरण। अरस्तु ने कहा है कि त्रासदी में वर्णित घटनाओं और क्रियाकलापों में सार्वभौमिकता होनी चाहिए। नाटक की घटनाएं और क्रियाकलाप सभी दर्शकों और पाठकों को आनंदित करने में समर्थ होने चाहिए। कथानक की घटनाएं और क्रियाकलाप देश काल के बंधनों से मुक्त और सर्वप्रिय होने चाहिए। वो कहते हैं कि त्रासदी की घटनाएं सार्वभौमिक होनी चाहिए, यानी कि त्रासदी में जिन घटनाओं का वर्णन किया गया है, चाहे उन्हें कोई दूसरे भौगोलिक क्षेत्र का व्यक्ति देख रहा है, उसको भी वे आनंदित करने में समर्थ होनी चाहिए। ये घटनाएं देश काल की सीमाओं के बंधनों से मुक्त होनी चाहिए। घटना ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वह केवल एक विशेष क्षेत्र के लोगों को ही आनंदित कर सकती हैं, बल्कि चाहे विश्व में उन्हें कहीं भी देखा जा रहा है, वो सभी को आनंदित करने में समर्थ होनी चाहिए। अन्य शब्दों में इसे साधारणीकरण कहा जा सकता है। ये थे कथानक के मुख्य 6 गुण। आइए अब पढ़ते हैं त्रासदी का दूसरा तत्व, चरित्र चित्रण। अरस्तु ने चरित्र चित्रण के लिए इथोस शब्द का प्रयोग किया है। चरित्र चित्रण में उन्होंने 4 बातों की ओर
विशेष ध्यान देने पर बल दिया है। पहली, चरित्र अच्छा होना चाहिए। त्रासदी के पात्र भद्र होने चाहिए। भद्र यानी शिष्ट, शालीन, सभ्य, जो सज्जन व्यक्ति हो वो होने चाहिए। दुष्ट पात्र को देखकर हमारे मन में दया और करुणा के भाव उत्पन्न नहीं हो सकते। अतः त्रासदी का नायक भद्र होना चाहिए। त्रासदी में भले ही नायक के विरोधी पात्र हैं, उनको दुष्ट दिखाया जा सकता है, लेकिन नायक की भद्रता उसके कार्यों से प्रकट होनी चाहिए। नंबर 2, चरित्र में औचित्य का ध्यान रखा जाए। पात्रों के चरित्र में लिंग भेद का ध्यान रखा जाए। पात्रों में पुरुषोचित वीरता, शौर्य और पराक्रम होना चाहिए। नारी पात्रों के चरित्र चित्रण में कोमलता और उदारता दिखाई जानी चाहिए। स्त्री को पुरुष की अपेक्षा रोदनशील और भावुक दिखाया जाना चाहिए, पुरुष को नहीं। यहाँ औचित्य का मतलब यह है कि त्रासदी में जिन पात्रों का चित्रण किया जाता है वे कठपुतली पात्र नहीं होने चाहिए, यानी पात्रों का चरित्र कृत्रिम नहीं होना चाहिए, बल्कि स्वाभाविक होना चाहिए, जो घटना और भावों के अनुकूल हो। चरित्र चित्रण में तीसरी बात है कि वह जीवन के अनुरूप होनी चाहिए, यानी कि चरित्र के अंदर अनुरूपता का गुण होना चाहिए। अरस्तु के अनुसार चरित्र चित्रण की महत्वपूर्ण विशेषता अनुरूपता है। किसी भी पात्र के चरित्र चित्रण में भावों, विचारों, यहाँ तक कि उसके क्रियाकलापों में विविधता हो सकती है, लेकिन चरित्र चित्रण में एक रूपता होनी चाहिए। अनुरूपता का अभिप्राय है कि यदि किसी त्रासदी का कोई पात्र, कोई पूंजीपति व्यक्ति अत्याचारी दिखाया जाना है तो उसके अंदर अभिमान, क्रूरता, शोषण की प्रवृत्ति होनी चाहिए। और यदि किसी वीर दानी पुरुष का चरित्र चित्रण है तो उसका चरित्र चित्रण दानवीर महान योद्धा के अनुरूप होना चाहिए। यानी कि त्रासदी के पात्र संजीव, हाड़ मांस के जीते जागते नर नारी होने चाहिए। वे आम मनुष्यों जैसे होने चाहिए, कार्बन कॉपी नहीं होनी चाहिए। चरित्र चित्रण की चौथी बात है कि चरित्र चित्रण में सुसंगति होनी चाहिए। अरस्तु ने इस बात पर भी बल दिया है कि चरित्र चित्रण में सुसंगति होनी चाहिए। इसका मतलब यह हो सकता है कि एक रूपता में अनेक रूपता होनी चाहिए। पात्र का विकास ऐसे सिद्धांत या नियम के अनुरूप होना चाहिए जो हमारी समझ में आसानी से आ सके। उन्होंने चरित्र चित्रण में यथार्थ और आदर्श के कलात्मक समन्वय पर बल दिया है। अरस्तु का कहना है कि त्रासदी में ऐसे व्यक्तियों की अनुकृति रहती है जो सामान्य स्तर से ऊंचे हैं, अतः उनमें श्रेष्ठ चरित्रों का आदर्श रखना चाहिए। त्रासदी का तीसरा तत्व है पदावली। यहाँ पे पदावली का अर्थ त्रासदी की भाषा से है। पदावली को पद रचना भी कहते हैं। पदावली से अभिप्राय है शब्दों के माध्यम से मानवीय भावों को अभिव्यक्त करना। यहाँ पे अरस्तु का पद रचना से अभिप्राय नाटकों में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा से है। इसके संबंध में अरस्तु अलंकृत भाषा पर बल देते हैं। वे कहते हैं, अलंकृत भाषा से मेरा तात्पर्य ऐसी भाषा से है जिसमें लय, सामंजस्य और गीत का समावेश हो। वे कहते हैं त्रासदी की भाषा शैली प्रसाद गुण संपन्न होनी चाहिए, अशुद्ध नहीं होनी चाहिए। अरस्तु ऐसी भाषा शैली के पक्ष में थे जो प्रसन्न हो, शुद्र ना हो, समृद्ध हो और उदात्त हो, लेकिन बाह्य आडंबरों से मुक्त हो। चौथा तत्व है विचार तत्व। जब किसी बात को सिद्ध करना होता है तब वहां पे विचार की आवश्यकता पड़ती है, या फिर सामान्य सत्य का जहां पे वर्णन किया जाता है वहां पे विचार की आवश्यकता होती है। एक लेखक त्रासदी के पात्रों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करता है। त्रासदी के अंदर जो विचार होते हैं वे मूल रूप से त्रासदीकार के ही विचार होते हैं, जिन्हें वह विभिन्न पात्रों और घटनाओं के माध्यम से श्रोता के सामने या हमारे सामने अभिव्यक्त करता है। पांचवा तत्व है दृश्य विधान। दृश्य विधान का आधार है रंगमंच के साधनों का कुशल प्रयोग। अरस्तु के अनुसार त्रासदी के विभिन्न अंगों में जो सबसे कम कलात्मक है वो यही है, क्योंकि इसका संबंध कवि की अपेक्षा रंगमंच की कला से है। परंतु दृश्य विधान के बिना भी त्रासदी का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं होता। दृश्य विधान से अभिप्राय है रंगमंच की साज सज्जा, पात्रों की वेशभूषा आदि। यह दृश्य विधान रंगमंच के साधनों के कुशल प्रयोग से ही उपस्थित किया जाता है। वह रंगमंच जिसके ऊपर त्रासदी का अभिनय करके दर्शकों के सामने पेश किया जाता है, दर्शकों को दिखाया जाता है। इसलिए दृश्य विधान से अभिप्राय यहाँ पर रंगमंच की साज सज्जा, पात्रों की वेशभूषा आदि से है। त्रासदी का छठवां तत्व है संगीत। यहाँ पे संगीत से अभिप्राय नाटक या त्रासदी के अंदर गीत योजना से है। यूनानी त्रासदी में गीत को एक प्रकार का अलंकरण माना जाता है, यानी गीतों के द्वारा त्रासदी सुंदर बनती है। आज भले ही नाटक में गीतों का निषेध किया जा रहा है,
परंतु अरस्तु का विचार था कि गीत के माध्यम से त्रासदी का विषय गंभीर, भव्य और प्रभावशाली बन जाता है। बल्कि अरस्तु का तो यह मानना है कि त्रासदी में गीत प्रयोग से समूचा वातावरण ही भव्य बन जाता है। तो निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है, अरस्तु का मानना है कि त्रासदी का अंत सशोक होना चाहिए, यानी कि शोक के साथ होना चाहिए, उसका अंत दुखांत होना चाहिए। लेकिन यह नियम जरूरी नहीं है। पुण्य अरस्तु ने इस बात पर बल दिया है कि त्रास और करुणा की उत्पत्ति के लिए तदानुकूल, यानी कि घटनाओं के अनुकूल भावना का दृश्य विधान होना जरूरी है। संक्षेप में त्रासदी का प्राण तत्व त्रासद करुण प्रभाव है। तो साथियों, यहाँ पे हमारा विषय पूरा हो जाता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे भी इसी तरह हिंदी साहित्य के विषयों पर आपको वीडियो मिलती रहेगी, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।